नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज हम ऐसे व्यक्तिमत्व से आपसे बातचीत करवाने वाले हैं जिन्होंने कोरोना काल में नागपुर जिले के उमरेड, भिवापुर और कोही तालुका में लोगों के लिए समाज कार्य करते हुए उनकी मदद की, मास्क वितरित किए, राशन वितरित किया और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया। जो आम लोगों के मसीहा बन के उमरेड, भिवापुर और कोही क्षेत्र में अपना समाज कार्य निरंतर से कर रहे हैं। मातोश्री प्रभावती बहुउद्देश्य संस्था द्वारा उनका कार्य निरंतर से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कोही तालुका के सालवा गांव के निवासी, बिल्डर, समाज सेवी, इंजीनियर और लोगों के मसीहा प्रमोद देवराव जी घरडे, इनके बारे में। आज वह हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के स्टूडियो में। नमस्ते। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि पिछले 7 सालों से आप समाज कार्य के क्षेत्र में कार्यरत है, आपका निरंतर से कार्य चल रहा है। ये इस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा कैसे निर्माण हुई आपकी? मैडम, पहले तो मैं अपना व्यवसाय कर रहा था नागपुर में अच्छे से, लेकिन ये व्यवसाय में करते करते मैं इतना बिजी रहने लगा कि मैं घर के लिए भी टाइम दे नहीं रहा था। तो ऐसे में बाबूजी और माँ घर में इंतज़ार करते रहते थे और बोलते थे, बेटा बहुत पैसे कमाएगा तू, बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, लेकिन घर के लिए भी टाइम दे और इतना टाइम तू समाज के लिए भी दे। और अगर तू कुछ समाज के लिए करेगा तो तेरा पैसा तो आएगा, चले जाएगा, लेकिन समाज के लिए कुछ करेगा तो तेरे मरने के बाद भी तेरा नाम रहेगा। तो उनसे वो जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा से मेरे मन में समाज के लिए काम करने की इच्छा जागृत हुई। और जब मैं सामाजिक कार्य में जुड़ा तो उसी दिन से मुझे कुछ आनंद मिलने लगा और तब से मैं समाज सेवा में कार्य कर रहा हूँ। आपने पहले तो इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा ली, उसके बाद बिल्डर और फिर समाज कार्य का क्षेत्र अपनाया। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, इंजीनियरिंग किया, उसी से निगड़ित मैंने अपना व्यवसाय चालू किया। व्यवसाय में मुझे बहुत ही 100% बोले तो चलेगा, मुझे सक्सेस मिला। और सक्सेस इसलिए मिला क्योंकि मैं अपने कर्म और मेहनत और प्रामाणिकता, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए काम करता हूँ तो मुझे सफलताएं मिलती रहती है और सफलता को मैं कैश कर लेता हूँ। लेकिन सफलता कैश करते करते मुझे परिवार की तरफ भी ध्यान देना है, सामाजिक क्षेत्र में भी ध्यान देना है। मेरे पास में आज की डेट में 500-600 परिवार आज की डेट में काम करते हैं, जो मुझे 15 सालों से मेरे साथ रहते हैं और मुझे प्यार करते हैं। तो उनसे जब मैं मिलता हूँ और उन्हें जब मैं पेमेंट या पैसा देता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं। तभी मुझे लगा कि मैंने पैसे की तरफ ध्यान देते हुए समाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भावना है और वो मैं करते रहा। जी, आपने जैसे उमरेड, भिवापुर और कोही तालुका में तकरीबन 24,900 शालेय विद्यार्थियों को शालेय सामान वितरित किया। उसके बाद आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया। ये सब कैसे किया आपने? ऐसा है कि समाज सेवा करना है तो मेरे को लगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, मेरी समाज सेवा पहले नागपुर शहर में होती थी, लेकिन मैंने उसको नागपुर शहर में तो मेरे जैसे समाज सेवी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पा रहे थे तो एक दिन मैं अपने गांव गया तो देखा कि मेरे स्कूल में, मेरे गांव के स्कूल में बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। तो क्यों नहीं जा पा रहे? तो देखा कि उनके पास सही तरीके से बस्ते नहीं है। मैंने बाजू के लड़के को बोला कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गया? तो बोले मेरा बस्ता नहीं है मेरे पास। तो मेरे मन में आया कि यार ये लोग बस्ते के लिए स्कूल नहीं जा रहे। तो मन में आया कि चलो क्यों ना हम स्कूल चले, हम ये कार्यक्रम किया जाए। और स्कूल चले हम कार्यक्रम में हमने तीनों तालुका के जिला परिषद स्कूलों के 24,900 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और कुछ स्कूल की किताबें दी, जिससे लड़कों का अपने स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ गया। और मुझे लगा कि अपने देश का कना अगर है तो कोई छोटा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी अगर मेरे जैसा बन जाए, एक विद्यार्थी अगर मेरे जैसा बन जाए तो वो अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर पाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट चुना वो विद्यार्थी जो मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए कुछ कर सके। तो मैंने उसकी तरफ भर दिया और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पिछले 7 सालों से आपने 500 जनों को रोजगार दिलवाया और फिर उसके बाद में आगे आप उमरेड विधानसभा क्षेत्र में भी 25,000 लोगों को रोजगार दिलवाने वाले हो। आपका ये मानस है, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? मेरा समाज के प्रति, देखिए मैम, मैं एक उद्योजक हूँ और मुझे उद्योग कैसे देना है किसी को,
वो अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था एक छोटे से मट्टी के घर से, एक शेतकरी पुत्र का लड़का हूँ और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब मैं नागपुर में कदम रखा 2000 में, तब मेरे पास खुद के लिए रोज़गार नहीं था, लेकिन मैंने बांधकाम क्षेत्र में जब रोज़गार चुना तो आज की डेट में 2002 से जो व्यक्ति मेरे पास काम करता है वो मेरे यहाँ रिटायर्ड हुआ है। मेरे यहाँ उसके काले बाल थे, सफ़ेद हो गए, लेकिन आज भी वो लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा लेन देन, मेरा उनके प्रति प्रेम, ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने आज की डेट में मेरे पास में 600 मजदूर काम करते हैं। वो 600 मजदूर बोले तो 600 परिवारों को पालते हैं। तो मैं अगर एक गरीब लड़का गांव से आकर नागपुर शहर में आके अगर मैं 600 परिवारों को काम दे सकता हूँ, तो एक उद्योजक ही ये भावना रख सकता है कि मैं 25,000 लोगों को, जो आज की डेट में हमारे खेड़े गाँव में शिक्षित है लेकिन उनको रोजगार नहीं है, तो अलग अलग टाइप की नई नई योजनाओं के साथ उनके साथ में क्या तरीके का रोजगार कर सकते हैं, उनकी भावना क्या है, उनके साथ में मिल के उनके साथ उनको कौन सी बात में इंटरेस्ट है, वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, ऐसा करके उनको अलग अलग क्षेत्र में अगर हम काम देने का मानस रखें तो 25,000 लोगों को अपन रोजगार दे सकते हैं, 25 से ज़्यादा भी लोगों को दे सकते हैं। लेकिन ये आपके मन में, हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम सक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके इस दौरान, आपके समाज कार्य के दौरान आपको अड़चनें भी काफ़ी आई होंगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना आपने किया होगा, तो ऐसे में किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की मदद मिली थी क्या आपको? सरकारी अधिकारी तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा जो कार्य है प्रामाणिक है, और सरकारी अधिकारी ने मेरे को सामने से बिल्कुल प्रेम से मेरे को हर चीज़ के लिए प्रोक करते हैं और मेरे को हर काम में मदद करते हो। बिल्कुल आज तक किसी ने ना नहीं बोला, किसी तरह की अड़चन आपको? कोई अड़चन नहीं है आज तक के तो नहीं आई। अगर प्रामाणिकता से, ईमानदारी से काम करो, जिसमें आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, अगर दिल से काम कर रहे हो, तो हर एक आदमी की अपनी, चाहे सरकारी नौकरी वाला रहे चाहे प्राइवेट नौकरी वाला रहे, उसके मन में कहीं ना कहीं सामाजिक भावना होती है, वो दिल से होती है। लेकिन आप अगर उसको सच्चाई से करो तो वो आदमी आपको कभी ना नहीं बोलेगा, वो प्यार से करेगा ही करेगा, आपको मदद जरूर करेगा। और मेरे को हर एक इंसान ने, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आरोग्य अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, हर किसी ने, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे पीआई साहब हो, हर किसी ने मुझे मदद की, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका एकदम साफ सुथरा था। ऐसा पता चला कि आपने अब तक 1 लाख मास्क वितरित किए हैं और लोगों में टीकाकरण करवाने की अपील आप करते हो, जन जागृति आप करते हो, तो ये करते वक्त आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे इसमें तो दिक्कतें कुछ भी नहीं है। मुझे मास्क, मैडम एक्चुअली मैंने ये क्यों किया, ऐसा अगर आप पूछेंगे तो मैं अच्छे से उत्तर दे पाऊँगा। देखिए, कोरोना काल है, पिछले कोरोना काल में जब पहली लहर आई थी तब पूरा लॉकडाउन था, उस वक्त हमने 10,000 किट बांटे थे। उसके बाद में सेकेंडरी आया, तो इस वक्त मुझे लगा कि इस बार तो मेरे अनाज की ज़रूरत नहीं है, मेरे किट की ज़रूरत नहीं है, मेरे किराना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे किराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी इस बार जो महामारी आ रही है, ये महामारी से इन लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो वैक्सीन लेने के लिए सरकारी यंत्रणा अपने तरीके से काम कर रही थी, बाकी के लोग सरकारी यंत्रणा अपने तरीके से काम कर रही थी, बाकी के लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि लोग डर रहे थे, बोले वैक्सीन है, इंजेक्शन से बुखार आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मैंने बोला यार ये तो गलत है, अगर आज इनको वैक्सीन नहीं दी तो कल इससे ज़्यादा भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि मैं खुद गांव में रहने के लिए चले गया, शहर छोड़ा, कोरोना के डर से मैं गांव रहने के लिए चले गया। तो गांव रहने के लिए गया तो गांव में भी देख रहा हूँ तो इस बार बहुत ज़्यादा कोरोना का अटेम्प्ट होने लग गया। तो मुझे लगा कि अभी इस बार प्रमोद तेरे को तो इनके लिए निकलना पड़ेगा और इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉम्पलेट बनाया जिसमें सरकारी नियमों का पालन करो और इस इंजेक्शन लो, मैं जवाबदार हूँ, मैं खुद जवाबदार हूँ, आपने इंजेक्शन लिया तो मैं खुद जवाबदार हूँ, ऐसा उनको लोगों को बताया, जन जागृति किया। अब जन जागृति करते वक्त में हर घर में जाके 450 गाँव में सैनिटाइजेशन कराया। 40 लड़के थे मेरे साथ में, 40 लड़के, उनके साथ में हमने एक कोरोना के ऊपर एक सॉन्ग बनाया और सॉन्ग लोगों को सुनाया, उनको इमोशनली टच किया।
कोरोना के लिए, यानी कि कोरोना का इंजेक्शन लो करके, वैक्सीन लो करके, तो इस तरीके से उन लोगों ने बिल्कुल, उनको ये बोला गया कि आप घर से बाहर मत निकलो। उन्होंने सुना और मुझे मालूम है कि मैं जब तक कि उनको कुछ दूंगा नहीं तब तक कि मेरी सुनेंगे नहीं। ऐसे इसमें 1 लाख नहीं, 1 लाख से भी ज़्यादा मास्क हमने हर घर में बांटे, हर घर में 1 लाख से ज़्यादा पॉम्पलेट बांटे। और जब उन्होंने पढ़ा तो एक्चुअली में सही में वो लोग घर के बाहर नहीं निकले, और घर के बाहर नहीं निकले तो मेरे तालुका में रियली में उसका प्रकोप कम हुआ। और आज मेरे को उसकी बहुत खुशी है कि जो मैंने काम किया वो सक्सेस किया। उसके बाद में देखा कि जब कोरोना बहुत बढ़ गया था, उस वक्त जिधर उधर ऑक्सीजन 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 के लिए लोग चिल्ला रहे थे, और मैं देख रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो मुझे किसी बंदे ने बोला कि भाऊ हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं किसी को स्पेशली 1 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। लेकिन मेरा वहीं पे 1 जन को देने से तो मेरा काम नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी इच्छा रहती है कि मैं अगर किसी को देता हूँ तो या तो पूरा देता हूँ या फिर किसी को देता ही नहीं। ये मेरी भावना होती है, क्योंकि मैं नाराज़ नहीं करना चाहता। तो मैंने ऐसे पीरियड में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट किया। 30, 40, 50 सिलेंडर मैंने अरेंज किया। बहुत दिक्कत गई मुझे वो उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करने में, तो कुछ इधर उधर से कैसे तो भी रात दिन मिलके ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किए। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन दिल्ली से बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे इसमें मैंने और उस वक्त किसी को नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन मिली, 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन मिली, और साथ में कुछ उसके सामान जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, ये ऑक्सीमीटर हो गया, टेम्परेचर में मशीन हो गया, क्योंकि हमारे देहात में तो ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने बोला कि हर गांव में, हर पीएससी में ये सब चीज़ें मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, ऐसी मेरे मन में कल्पना आई। और उसमें ईश्वर ने भी मेरे को साथ दिया, भगवान ने मेरे को साथ दिया, और मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन भी मिली, और बाकी का सामान भी मिला। और इस तरीके से मैं लोगों की सेवा कर पाया। और आज हर एक घर से मुझे फ़ोन आता है की भाऊ तुमच्यामुळे मी आमच्या घरचा हा जीव वाचला, आणि त्याचा मला खूप आनंद होतो। आणि तीच गोष्ट करताना जेवढा मला 1 करोड रुपये दिले तरी मी खुश होणार नाही, लिटरली खरोखर सांगत आहो। पण जेव्हा एक व्यक्ती म्हणतो की भाऊ तुमचे खूप खूप उपकार, तेव्हा मला असं वाटते की यार मैंने कुछ अच्छा काम किया। और जो मेरे बाबूजी को डेडिकेशन करना था, उन्होंने जो बोले थे शब्द, पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन मेरे बाबूजी के लिए मैंने कुछ किया, इसका मुझे आज गर्व है, और मैं इसके बाद में भी करते रहूँगा। आने वाले समय में मैं और 10 एम्बुलेंस मेरे क्षेत्र के लिए, 10 जिला परिषद क्षेत्र है, तो हर एक जिला परिषद क्षेत्र के लिए 1-1 एम्बुलेंस देने की तैयारी कर रहा हूँ। वो एम्बुलेंस रेडी हो रही है, और उसमें भी जन जागृति करने का काम करूँगा। ये मेरा आगे का बिल्कुल। जैसे कि आप अभी सामाजिक कार्यकर्ता हो, इसके अलावा आप व्यावसायिक रीत्या बिल्डर भी हो, तो नागपुर में आपने प्रभा सिटी का निर्माण किया है, तो ऐसे में आपके आगे और क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मेरा नागपुर में जब आया था तो मुझे रहने के लिए भी एक घर नहीं था, लेकिन काम करते वक्त अगर आप प्रामाणिकता से, नागपुर आपको सब कुछ दे सकता है। अगर आप ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और कर्मठता से अगर काम करते हो तो नागपुर आपको अपनी गोद में ले ही लेगा। अगर आपके पास में ईमानदारी है तो। ईमानदारी बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। जब हम किसी का घर बांधते हैं तो उसके घर, सपनों का वो घर होता है। तो घर जब मैं बनाता हूँ तो उसका जो फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन जब तक पूरी तरीके से अच्छे से पूरे टोटली पूरे उसके परिमाणिकता से कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं वहाँ से हटता नहीं। और इसी का गिफ्ट ईश्वर मुझे देता है, ईश्वर मुझे देता है। आज की डेट में हमारा रियल इस्टेट इतना ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता, रोना आएगा। इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि बता ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे में भी आज भी मेरे पास कस्टमर है। मेरा हर एक कस्टमर मेरे को सैल्यूट करता है, मेरे साथ प्यार से बात करता है, मेरे से अच्छे से बात करता है। उसके घर में जाता हूँ तो रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल अंदर बुलाता है, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है जो मुझे हो रहा है। और ऐसे ही काम करता हूँ, और इसी के
इसी के एवज में मुझे पैसे भी मिलते हैं, जन सेवा करता हूँ तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिलता है, जन सेवा का भी फ़ायदा मिलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जन सेवा करते करते ही ईश्वर मेरे साथ है और मेरा बिजनेस चल रहा है और इसके आगे भी बिजनेस करते रहूँगा और लोगों को अच्छे से अच्छी रहने की सुविधा मुहैया कराते रहूँगा। जैसे कि आप ये इतना सामाजिक कार्यकर्ता रहने के बाद आप बिजी रहते हो, इन सब के चलते आपको परिवार के साथ कैसे समय मिलता है वक्त बिताने का? देखिए, मेरी घरवाले एकदम सीधी और सादी है, वो बच्चों को संभाल लेती है, बेचारी काम करना और मुझे अच्छा क्या खाने को देना वो उसका ये रहता है। जब घर से निकलता हूँ तो बोल देती है, हर रोज़ बोलती है जल्दी आना। मैं उसको बोलता हूँ तो कल भी बोला था। अच्छा। तो मुझे सिर्फ बोलती है कि जल्दी आना, मैं उसकी तरफ देख के बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर भी मुझे लेट हो ही जाता है, फिर 10 भी बज जाते, 11 भी बज जाते, 12 भी बज जाते, तब भी घर जाता हूँ, वो इंतज़ार करती है, हम दोनों मिलके साथ में खाना खाते, दिन भर की बातें होती, सो जाता हूँ, कल दूसरे दिन का काम करते। इस तरीके से हमारा परिवार के साथ तो ऐसे में जब आप परिवार के साथ जब मिलते हो, वक्त बिताते हो, तो बातचीत के दौरान कभी परिवार वाले विरोध करते हैं क्या कि आप इतना बिजी रहते हो, वक्त नहीं देते हो? पत्नी की अगर बात करें तो वो समझ जाएंगी, लेकिन अगर बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो बच्चे जिद करते होंगे कि आप पापा आप टाइम नहीं देते हो, वक्त नहीं निकाल पाते हो, तो आप उनसे कैसे आप डील करते हो, उनसे कैसे आप बातचीत करते हो? आपने एकदम सही बोला। मेरा लड़का है, एक लड़की है, लड़की ज़्यादा ही होशियार है, तो वो तो मेरी माँ का ही रूप है। लड़की बोले तो मेरी माँ का रूप है। वो तो होशियार होने के बाद में भी मेरे को समझ लेती है, लेकिन लड़का उसको लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, अच्छा। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, उसको मैं इधर समाज सेवा कर रहा हूँ, उसको लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो वो मेरे को बिल्कुल मना कर देता है कि बोले नहीं करना है, ये सब चीज़ें गलत है, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं उसको सब बताता हूँ, समझा के बताता हूँ कि बेटा ये नहीं है, ये आज की ज़रूरत है। लेकिन आज जब वो धीरे धीरे समझने लग गए कि अपन ने किसी की मदद करना चाहिए, जब मैं अगर लोगों की मदद करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे भी लड़के मेरे राह पे चलेंगे और वो भी समाज सेवा करेंगे। पहले तकलीफ होती थी, लेकिन आज बोलते मेरे लड़का मेरी लड़की, पापा जल्दी काम खत्म करके जल्दी आ जाना। बिल्कुल। बस जैसे समाज सेवा में आगे आपके और क्या प्लान्स है जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करने वाले हो? ऐसे नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र वाली बात नहीं है, मैं मेरे जन्म गांव में कर रहा हूँ, जन्म गांव का एरिया सर्कल कर रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र ऐसा मेरे दिमाग में तो नहीं है। मेरा जो जन्म गांव है, जन्म गांव के लिए जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि के आसपास का हिस्सा भी मैं ले लूँ तो मेरा, देखिए अपने इंडियन लोगों का लाइफ है नियर अबाउट 70-75 साल। तो इस साल में, इन वर्षों में अगर आपने कुछ नहीं किया समाज के लिए तो क्या किया, ये एक क्वेश्चन है मेरे लिए। तो ऐसे इसमें मेरा तो अभी बिजनेस चलेगा, मेरा पेट भी भरेगा, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, वो भी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन मैं, हर किसी ने बोला कि मेरा परिवार हो गया, मेरी जिम्मेदारी हो गई, तो बाकी का समाज का काम कौन करेगा? ऐसे इसमें मैं इस क्षेत्र में हूँ, औद्योगिक क्षेत्र में हूँ, और औद्योगिक क्षेत्र का आदमी ही रोजगार निर्मित कर सकता है, दूसरा आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि उसको या तो उसको समाज से प्यार होना चाहिए, या फिर समाज से प्यार नहीं है तो उसको उद्योग का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको उद्योग का नॉलेज नहीं है तो वो रोजगार निर्मित कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौन सी रोजगार निर्मित करेगा? मैं खुद रोजगार रहते रहते मैंने रोजगार निर्मित की। आज मुझे मालूम है कि 600, 700, 800, कभी कभी 1000 लोग भी मेरे यहाँ काम करते हैं, आज की डेट में भी काम करते हैं। तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप से लोगों को रोजगार निर्मित करा दे सकता हूँ और करा सकता हूँ। लेकिन उनके लिए, उनके लड़कों को, जो सुशिक्षित बेरोजगार लड़के हैं, उनको उनका इंटरेस्ट काय में है, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस तरीके का गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आने वाले समय में टाई अप करके मैं उस तरीके के क्लासेस यानी कि समिट लेने की तैयारी कर रहा हूँ। और उसके ऊपर मैं मेरे क्षेत्र में क्या क्या रोजगार है और मैं उसमें इंटरेस्टेड कौन लड़के हैं, ऐसे ऐसे बैचेस करके आने वाले समय में करने की इच्छा है।
बाकी तो ईश्वर के हाथ में। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप समाज कार्य कर रहे हो, जैसे आपको 7 साल समाज कार्य में हो गया है, इस क्षेत्र से आप जुड़े हो, बहुत विभिन्न प्रकार के लोगों से आपकी मुलाकात होती होंगी, बेरोजगार लोगों को आपने रोजगार भी दिलवाया है, तो ऐसे में राजनीति में आपका कभी जाने की इच्छा हुई कि राजनीति में जाके भी समाज कार्य हो सकता है? जैसे आपने अभी बताया कि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो उसके ज़रिए भी आप राजनीति में जाके भी आप कर सकते हो, ये ख्याल आपके मन में आया? यस, बिल्कुल, ये सवाल अभी अभी आया 100%। क्योंकि मैडम समाज कार्य करते करते मेरे पास अगर है इतने पैसे है, इतने पैसे मैं बांट दूंगा तो ये समाज कार्य हो जाएगा, लेकिन ये समाज कार्य से उनका पेट नहीं भरेगा। और मेरे पास कितना है, मेरे पास इतना तो नहीं है कि मैं पूरा बांट भी दूं तो भी कोई क्षेत्र में पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मेरे सामाजिक कार्य को, इस सामाजिक कार्य को राजकीय कार्य में राजकीय सपोर्ट अगर मिला तो मैं अच्छे से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, अगर मैंने दोनों को, मेरा सामाजिक मन और राजकीय सपोर्ट, इन दोनों को अगर प्लस किया तो मेरा सामाजिक मन एक हो गया और मेरा राजकीय सपोर्ट एक हो गया, तो ये एक और एक 2 नहीं हुए, तो एक और एक मेरे हिसाब से 11 हो जाएंगे। और एक 11 में इतनी इन्फिनिटी ताकत मिलेंगी कि मैं अगर 25,000 लोगों को रोजगार देता हूँ बोला तो 25 नहीं 50,000 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। मेरे मन में सिर्फ निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ सपोर्ट मिला राजकीय तो मैं जरूर 25 नहीं 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा, और जब तक नहीं दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। बिल्कुल। दर्शकों, ये थे प्रमोद घरडे जी, जिन्होंने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए और समाज के लिए कुछ करना है ये सोच रखते हुए निरंतर से अपना कार्य कर रहे हैं। जो बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, या फिर शालेय सामान वितरित कर रहे हैं, राशन सामान वितरित कर रहे हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट निर्मित कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो जुड़े हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्तिमत्व है। अगली बार हम ऐसे ही किसी विशेष व्यक्तिमत्व से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।